हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस क्वेश्चन सीरीज में एनिशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। ये सीरीज जो है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो टीचर की तैयारी कर रहा है और जो दरोगा का तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि इस सीरीज में जो भी चैप्टर लिया जाता है उसका सारा क्वेश्चन इस सीरीज में देख लिया जाता है। इसीलिए आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट देखा कीजिए। अगर जो अभ्यर्थी इस सीरीज में अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके माइंड में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाने से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूनानी आक्रमण के समय में जो भारत का स्थिति था उसके बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा शासन था? तो ये नंद वंश था, जिनका अंतिम राजा धनानंद था। इसको यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा और इनका सेनापति का नाम क्या था? तो भद्रसाल था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो अभी हम लोग देखे हैं धनानंद। अगला क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ा। ये सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। ये गलत है। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और फिर 325 ईसा पूर्व में पाटल एक जगह है, वहाँ से वापस यूनान को प्रस्थान किया। अगला क्वेश्चन है यदि भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था मशग। मशग जो है अश्वक का राजधानी था। मशग अश्वक का राजधानी था। क्या होता है, सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ के स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। कहाँ के स्त्री? तो अश्वक एक सीमांत है, सीमांत गणराज्य है, जहाँ की राजधानी जो है मशग थी। इसको याद रखिएगा। अश्वक की राजधानी कहाँ थी? तो ये मशग था और यहाँ के ही स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारण था। एक है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। ये सही है। सब अपना अपना ग्रुप में बटा हुआ था। उसकी फौज बेहतर थी। ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। अंबा नाम के एक व्यक्ति है जिसने इसको सहायता किया। वह एक अच्छा प्रशासक है। तो ये चौथा गलत है, बाकी बात सब सही है। एक दो तीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया। पुरु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये डायमेकस जो है भारत नहीं आया था। ये डायमेकस जो है स्ट्रेबो के अनुसार जो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। बिंदुसार के जो कहाँ का था? सीरिया का। और किसका राजदूत था? तो एंटियोकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का एनिशिएंट हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय स्थापित किसके? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था।
वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। सबसे पहले एक राजनीतिक रूप से एकबद्ध कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इससे पहले जो भी था अपना अपना क्षेत्र में शासन कर रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो जब आया ना, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ये भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ये है मौर्य राजवंश। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त जिसकी रचना मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। किताब का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। ये किसका कृत्य है? तो यह है विशाखादत्त का। इसी बुक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किस बुक में? तो ये मुद्रा राक्षस के पुत्र में। किसका? जैसे नंदराज का पुत्र माना गया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में क्या क्या कहा गया है? तो नंदराज का पुत्र कहा गया है, वृषल कहा गया है और कुलहीन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? तो सेंड्रोकोटस जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। कौन? विलियम जोन्स। इसको याद रखिएगा, विलियम जोन्स जो है सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन और प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। दो गो है, विलियम जोन्स किसके रूप में? तो सेंड्रोकोटस के रूप में, और एरियन और प्लूटार्क लेखक जो है एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। जबकि जस्टिन जो है सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। जैसे अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान भेंट के उल्लेख किया है? तो किसने किया है? जस्टिन किया है। सेंड्रोकोटस और सिकंदर की महान भेंट की उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कौटल्य प्रधानमंत्री थे किसका? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटल्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी है। इनका बुक है अर्थशास्त्र, इसको याद रखिएगा। चाणक्य अपने बचपन किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त। कौटल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये जो है ये ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसमें दो है, शासन के सिद्धांत और अभ्यास और विदेश नीति के बारे में भी है, इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटल्य के अर्थशास्त्र एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, आत्मकथा है, मौर्य के इतिहास है और शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। तो ये शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है? राज्य का 7वां अंग जो है मित्र है। मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटल्य सहज तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं उसका विनाश अवश्य है। अगला क्वेश्चन है, कौटल्य के अर्थशास्त्र में
किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ पे प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डिमेक्स भारत आया था? तो ये बिंदुसार के काल में भारत आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेक्स या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। इससे पहले भी इसकी चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में कीजिए। इसमें है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप कमेंट जरूर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुर में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये लकड़ी का बना हुआ था और कहाँ पे है? तो अगम कुआं में के पास है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग जो है पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय है। कौन है? स्पूनर महोदय। इसको याद रखिएगा कि कौन लाया था प्रकाश में? तो स्पूनर महोदय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय कौन प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त है। दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक ने अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही आंसर होगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग के शिलालेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो यही हो जाएगा रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त। तो पूछ देगा कि चंद्रगुप्त का मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल कौन था? तो पुष्यगुप्त था। द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल कौन था? तो पुष्यगुप्त था। इन्होंने सिंचाई के लिए बांध का निर्माण किया था। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त ने हराया था। मौर्य वंश के संस्थापक जानते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य हैं। सिकंदर के साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। कब? 305 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र इसमें है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से है। तो ये जो चित्र दिया हुआ है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय के बारे में दिखाया गया है। क्या होता है, साम्राज्य को दर्शाता है। ये जो ऊपर जो चित्र दिया है अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो कौन था? इसमें श्रीलंका शामिल नहीं था। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतपुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। किसका कहाँ पर नहीं था? तो पांड्य में नहीं था, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहा जाता है क्योंकि इन राजाओं का प्रत्यंत और सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो यह है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। और कौन कौन है? तो चोल है, पांड्य है, सत्यपुत है, केरलपुत। इसको याद रखिएगा, कौन कौन? चोल, पांड्य, सत्यपुत और केरलपुत। इस पर अशोक का राज नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था? तो ये अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उत्तरदायिता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं और कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासन काल में मनुष्य और पशुओं के लिए उपयोगी औषधि हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी जगह भारत में प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था तो अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा। इसका प्रमाण क्या है? तो ये इनका उपाधि जो था देवनामप्रिय था। इन्होंने अशोक कब सिंहासन पर बैठा? तो अशोक जो है राज्य सिंहासन पर कब बैठा? तो 272 ईसा पूर्व में, और 269 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ। इनको जो है ज़्यादातर अभिलेखों में देवनामप्रिय उपाधि धारण मिलता है। और देवनामप्रिय का अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो ये है दीपवंश और महावंश। ये दो बुक है, इससे हमको जानकारी मिलता है, दीपवंश और महावंश। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में? ये पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? कौन? ये चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, बिंदुसार और दशरथ। कौन थे? तो ये था अशोक और दशरथ। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक और दशरथ। अगला क्वेश्चन है, रज्जुक थे? रज्जुक क्या थे? तो ये मौर्य शासन में अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाह। सातवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहा गया है। इसे वर्ड आप लोग याद रखिएगा, रज्जुक हो गया, सातवाह हो गया। रज्जुक किसको कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे, यानी मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहा जाता है, और सातवाह व्यापारियों के काफिले को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन में भाग नहीं लेता था? तो अग्रहारिका ये भाग नहीं लेता था। जैसे कुछ पदाधिकारी है, जैसे युक्त जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूला करते थे, और राजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्राप्त हुआ। प्रादेशिक यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था कौन? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो किस शासक ने? अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम भी था, तो प्राचीन नाम क्या था? इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कौशाम्बी, तो घोषितराम मठ। कौशाम्बी घोषितराम मठ। कुशीनगर, तो कुशीनगर रानाभर स्तूप। कुशीनगर रानाभर स्तूप। सारनाथ जो है धम्यक स्तूप है। सारनाथ में क्या है? धम्यक स्तूप है। और श्रावस्ती में जो है सहेत महेत स्तूप है। तो इससे क्या सी आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी में कौन है? रानाभर स्तूप। कौशाम्बी में कौन है? घोषितराम मठ। और कुशीनगर में रानाभर स्तूप। सारनाथ में धम्यक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में लिखी गई है? तो खरोष्टी में कौन अभिलेख लिखा गया है? तो शाहबाजगरी। अगला क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में था? तो पत्थर पर जो है प्राकृत भाषा में था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो ये पत्थर की पट्टियों पर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। दोस्तों आज 57 उसका क्वेश्चन था यूनानी से, इतना क्वेश्चन हुआ है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो शेयर भी कीजिए, दोस्तों को पहुंचाइए। देखने के लिए थैंक यू।